नमस्कार। उम्मीद है क्लास में एंट्री कर रहे होंगे। ठीक 8 बजे हैं और आज हम जो विषय आगे के क्रम में करने वाले हैं, आप उसको धीरे धीरे मुझे लग रहा है समझते तो जा रहे हैं। अगर नहीं भी समझ रहे हैं, मतलब कम समझ रहे हैं, तो संविधान असल में एक नियम है और नियम को जानने में एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर बार बार क्वेश्चंस के पास जाएं तो वो आपको धकेलता है नियम की तरफ। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो बार बार ब्रेक लगाना, बार बार स्टीयरिंग क्लच ऐसा करते रहते हैं, तो उससे प्रैक्टिस में आ जाता है। तो संविधान जो है ना, एक उपयोगिता वाला विषय है। ये हमारे जीवन में उपयोग, जैसे इतिहास है तो कोई कोई अकबर बन करके तो अकबर को नहीं सीखता है ना, लेकिन संविधान में आप एक नागरिक के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर किसी भी मायने में पद प्रतिष्ठा कुछ भी XYZ, उसके आचरण हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो, सरकारों की स्थिति हो, न्यायपालिका की संदर्भ हो, विधायिका का हो, देश में किसी कानून के प्रति जो नकारात्मकता आती है, समाज में जो आंदोलन होते हैं, उन तमाम के संदर्भ को देखें तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट संविधान से रास्ता बना होता। सब संविधान से रास्ता बना होता तो बड़ा आसान होता है। तो मैं आज 3 क्वेश्चन आपको एक लिखाऊंगा, उस 3 क्वेश्चन का जवाब खोजेंगे इस पूरे टाइम में। और वो 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हम ये करेंगे कि, या क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे। क्वेश्चन में बताने से फायदा ये होता है कि जैसे आपको कोई कहे कि आपको कहीं चलना है तो आपको असमंजस हो जाए कहाँ जाना है। अगर मैं कहूँ कि आपको दिल्ली जाना है या आपको बंबई जाना है, तो आप जाए ना जाए मुद्दा अलग है, पर क्लियरिटी तो है ना कहाँ जाना है। उसी तरीके से कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई दायरा आपका खींच दिया गया, उसके दायरे में कंसेप्ट, अब ये 3 चीजें हम आज बताने वाले हैं। मान लिया ऐसा बोल दिया, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इसी के इर्द गिर्द हमारी बात होनी है। तो आज जो हम बात करेंगे, वो बात हम करेंगे कि कौन से ऐसे पक्ष हैं कि अगर वो ना होते तो संविधान की जो उपादेयता है, जो संविधान की प्रासंगिकता है, और जो संविधान की एक कह सकते हैं कि मौलिकता है, जिस जिस लिए संविधान बनाया गया, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता, मजबूत नहीं होता। तो हम बात करेंगे कि एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य कैसे संविधान के, कुछ तो बाद में आए, जैसे आप पंथ निरपेक्ष की बात वगैरह करेंगे तो ये बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। और बड़ी खास बात यह है कि भारतीय संविधान का कोई धर्म नहीं है, बावजूद इसके आपको पंथ निरपेक्षता जोड़ना पड़ा, जबकि पहले से ही डिसाइडेड था। जैसे हम कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में लिखा है ना, भारत राज्यों का संघ है। यानी कि जिस तरीके से आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ बताता है, उसी में इस बात की निपुण पक्ष है, दक्ष पक्ष है, योग्य पक्ष है कि भारत एक अखंड देश है। क्या समझे? जैसे ही आपने कहा भारत राज्यों का संघ है, संविधानविदों ने आर्टिकल 1 के भीतर भारत राज्यों के संघ के भीतर ये बताने का प्रयास किया कि भारत एक अखंडता से भरा देश है। क्यों? और इस अखंडता को बावजूद इसके बाद में जोड़ना पड़ा, है ना। बाद में आपने अखंडता शब्द भी प्रस्तावना में जोड़ा, जबकि आर्टिकल 1 कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि भारत अखंडता से उत्प्रोत एक संघ है। हालांकि ये लिखा नहीं है। जैसे मैंने आपने न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 है, जो 32 और 226 से जिसका नाता है, जहां से पावर मिल रही है, आपने गौर करेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि 1800 में जुडिशियल रिव्यू
एक प्रकार से संविधान में जो अमेरिका की परिभाषित नहीं था, वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत निहित है। भारत में तो बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि अगर ये नहीं भी लिखा हो तब भी संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि जब चर्चा हुई कि संविधान की रक्षा, अमेरिका में जब चर्चा हुई कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, तो न्यायालय ने खुद कहा कोई विकल्प नहीं है, केवल न्यायालय ही करेगा। तो भारत में न्यायपालिका में ने कहा कि अगर न्याय आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू नहीं भी दिया गया होता, तब भी एक संरक्षक के तौर पर ये ताकत हमारे अंदर स्वयं आ जाती। ठीक उसी तरीके से मैं दूसरे तर्ज पे बताया कि भारत राज्यों का संघ, भले ही आप अखंडता शब्द का उल्लेख न करें, लेकिन भारत राज्यों का संघ और संघ को बिछोड़ने की शक्ति नहीं है। आर्टिकल 1 से 4 को ठीक से पढ़ लीजिए, तब भी ये अखंड भारत ही होगा। और अगर प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता बना जोड़ते, क्या समझे, तब भी भारत का कोई धर्म नहीं था। ये तो आपने वक्त के साथ कहें कि सघनता बढ़ा दी, स्पष्टता बढ़ा दी, सरलता बढ़ा दिया, लोगों में जो कंफ्यूजन होता उसको दूर कर दिया। लेकिन हकीकत था कि अखंडता हो, पंथ निरपेक्षता हो या न्यायिक पुनर्विलोकन हो, ऐसे शब्दों का उल्लेख अगर संविधान के भीतर नहीं भी होते, तब भी ऐसे शब्दों का प्रत्यक्ष भाव तो ना सही, लेकिन प्रत्यक्ष के इर्द गिर्द बहुत सारे भाव निहित थे। लेकिन ये सारी चीजें लाकर आपने स्पष्टता को अवसर दिया, स्पष्टता को मौका दिया, और ये बड़ी एक अच्छी बात है। कुल मिला जुला करके आज बच्चा हम जो बात करने वाले हैं, टू बी वेरी फाइन, आप सिर्फ रोजाना थोड़ा, मैंने जैसे बोला धीमा चलेंगे कुछ दिनों तक, आप अगर शुरू के प्रश्नों के संविधान के जिसको कहते हैं मिजाज को आपने भाप लिया, तो बाकी नियम है, मिजाज को भापिए और नियम को पढ़ लीजिए। बहुत कसरत नहीं है इसमें, कसरत होता है इसको बताना, है ना, इसको बताना होता है। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखाएंगे, कॉपी पेन तैयार कर लीजिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका आंसर करेंगे, बाद में दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखिए, भारतीय संविधान के वे संदर्भ, भारतीय संविधान के वे संदर्भ जो संविधान के अभिन्न अंग हैं। भारतीय संविधान के वे अंग जो संविधान के अभिन्न अंग हैं। संविधान के वे संदर्भ जो संविधान के अभिन्न अंग हैं, ओके, जिसकी अनुपस्थिति से, जिसकी अनुपस्थिति से, जिसकी अनुपस्थिति से संविधान अपने सार से विमुख हो सकता है, जिसकी अनुपस्थिति से संविधान अपने सार से विमुख हो सकता है। अभी मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं। भारतीय संविधान के वे संदर्भ जो संविधान के अभिन्न अंग हैं, जिसकी अनुपस्थिति में संविधान अपने सार से विमुख हो सकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान के कॉन्टेस्ट, यानी संदर्भ का मतलब होता है कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का अभिन्न, जिसको अलग नहीं कर सकते, संविधान अभिन्न, जैसे हाथ पैर हमारे हो, जिसकी अनुपस्थिति, जिसके अगर वो प्रेजेंट ना हो, नॉन प्रेजेंटेशन में संविधान अपने कंक्लूजन को, अपने सार को से विमुख हो सकता है, हट सकता है।
है ना? अपनी पहचान से गायब हो सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि भारतीय संविधान के वे संदर्भ जो संविधान का अभिन्न अंग, यानी कि आपको ये पहचानना है कि संविधान का अभिन्न अंग कौन से है। और कह रहा है कि वे जो अपने, अगर वो ना हो तो बेमुख हो सकता है संविधान। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने का प्रयास करिए कि संविधान, लिखिए फटाफट। संविधान, ठीक है ना, एक सर्वोच्च विधि है। संविधान एक सर्वोच्च विधि है जो पूरी तरह स्पष्ट और परिभाषित है, जिसके भीतर या जिसके अंदर सरलता, बृहदता, विशालता लिख सकते हैं। सरलता, बृहदता, विशालता, विशिष्टता और अनेकों प्रकार के अनुबंध और उपबंध एक नियम के रूप में निहित है। अनुबंध और उपबंध एक नियम के रूप में निहित है। विभिन्न प्रकार के निहित, विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप, संदर्भों से ओतप्रोत, जैसे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघात्मक व एकात्मक विशेषता, संघात्मक व एकात्मक विशेषता, नमनीयता के साथ कठोरता, नमनीयता के साथ कठोरता आदि तमाम का समुच्चय लिए हुए है, आदि तमाम का समुच्चय लिए हुए है। संविधान, संविधान अनेक विषयों का संग्रह है। ठीक है, हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत और उसके भीतर निहित एक दर्जन से अधिक, एक दर्जन से अधिक वे बिंदु जो संविधान की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करते हैं और अंततः दृढ़ संकल्प होकर, अंततः दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित का अंतिम पक्ष इसे भारत के सभी नागरिकों में परिलक्षित कर देता है, भारत के सभी नागरिकों में परिलक्षित कर देता है। और यह संविधान का अभिन्न अंग ही नहीं, यह संविधान का अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन में हमेशा उपस्थित रहता है।
नागरिकों के जीवन में हमेशा उपस्थित रहता है। ये हमने एक आपको भाव दिया। जब अब चर्चा करने वाली चीज क्या है, एक भाव दे दिया, एक पैरा छोटा सा दे दिया, इसमें आपने थोड़ा भाव प्रकट कर दिया। लिखिए, प्रभुत्व संपन्न, लाइन बदल दीजिए, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना, या लोकतांत्रिक लिखिए, लोकतंत्रात्मक लिख लिए, समाजवादी गणराज्य की स्थापना, यह दर्शित करता है कि संविधान का सार इसी प्रारूपों में है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न वह सोवर्जिन जो वर्ड बोला जाता है अंग्रेजी में, उसको प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। प्रभुत्व संपन्न वह जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो, जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो और अपनी तथा विदेशी नीतियों के साथ, जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो और अपनी तथा विदेशी नीतियों के साथ स्वयं को निर्धारित करता हो। आंतरिक तथा विदेशी नीतियों, क्या लिखा आपने, अपनी आंतरिक और विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। ये सेंटेंस बनाइए। साफ है कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, ये मतलब हुआ इसका। बस लिखें, ऐसी सरकार जिसका समूचा प्राधिकार, ऐसी सरकार जिसका समूचा प्राधिकार जनता में निहित हो, और जो जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित हो, जो जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित हो, वह लोकतंत्रात्मक को की उपस्थिति दर्शाता है। वह लोकतंत्रात्मक की उपस्थिति दर्शाता है। ये भी है संविधान में, तो अनुपस्थित तो है नहीं। 1860 की बात है, गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने गेटिसबर्ग के एक स्पीच में यह शब्द बोला था जो अभी आपने लिखा, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर किया जाने वाला शासन जो होता है वो लोकतंत्र होता है। और मैंने अपने निजी प्रयासों से, कह सकते हैं समय के साथ जो मेरा दर्शन और चिंतन आगे बढ़ा, उसके अनुपात में मैंने इसमें बदलाव कर दिया। मैंने कहा कि भाई 1860 से लेकर 2020 के बीच में 160 साल का फासला हो गया, और इन 160 सालों में लोकतंत्र परिमार्जित भी हुआ है, परिष्कृत भी हुआ है, और कुछ नए रूप में परिभाषित भी होना चाहिए। तो मैंने यह महसूस किया, आप ये लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं कि सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, पर जनता पर शासन नहीं, जनता के साथ शासन। आज अगर डेमोक्रेसी में जो कई चीजों का, चाहे शिक्षा का, चेतना का, जागरूकता का, संदर्भ का, बोध का, विशिष्टता का, महत्व का, उपादेयता का, प्रासंगिकता का, या नागरिकों को जिस तरीके से लोकतंत्र के प्रति आचरण है, जिस तरीके से लोकतंत्र को वो देखना चाहते हैं, जिस तरीके से लोकतांत्रिक सरकारों के प्रति अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया है,
मतलब दैट इज एक ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक ऐसा वे बना लिया है जहां पर थोड़ा सा ढाल कर दिया लोकतंत्र को लेकर, अब फिसलना आसान है। ऐसे में सरकारें जनता पर शासन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, जनता के साथ शासन करना ज्यादा आसान है। 1789 अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, वहां से लेकर ट्रंप तक की यात्रा, उनका लोकतंत्र पुराना है, हमारा लोकतंत्र बड़ा है। पुराने लोकतंत्र में कुछ पुरानी खासियत भी होगी, लेकिन नए लोकतंत्र में कुछ नई परिभाषाएं भी होंगी। आज कोरोना जिस तरीके से भारत में फैला है, आपको क्या लगता है कि जिन्होंने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके पैदल, साइकिल, चाहे जैसे करके अपने गांव पहुंच गए, सरकार की ये नाकामी है पहली दृष्टि से, लेकिन जिस जिस भारत की ध्रुवीकरण लोकतांत्रिक अभिन्न अंग है, जो कि हमारे प्रस्तावना का एक हिस्सा है, जिसके बगैर ये व्यवस्था ही अधूरी है, वो लोकतंत्र सरकार से जब नाउम्मीद होता है, वह जनता जो सरकार से जब नाउम्मीद होती है तो अपने अंदर ही एक नए सरकार का जन्म कर लेती है। आपने कभी गौर किया होगा, लोग कहते हैं और सरकार कैसे हैं आप? जब हमारे अंदर हमारी संप्रभु संपन्न हमारी आंतरिक व्यवस्थाओं के भीतर स्वयं की नीतियां निर्धारित करने की क्षमता आ जाती है, तो हम कहीं ना कहीं इकलौते ही सही, एकांगी ही सही, स्वयं में एक सरकार हो जाते हैं। आज जनता पे चल रहे मजदूर अपनी नीति बनाई, बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, किसी भी प्रकार का व्हीकल नहीं है, अपनी पॉलिसी बनाई, खुद को एक प्रभुत्व संपन्न, किसी पर निर्भर नहीं माना। कहां है जनता पर शासन? जनता स्वयं सरकार हो गई। और इनडायरेक्टली आप इसको देखिए कि सरकार का सहयोग कैसे। आपको 80 करोड़ लोगों को आपने कहा कि मैं 5 किलो अनाज बांटा, 80 करोड़ लोगों को आपने चिन्हित किया कि हम इनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अगर इस देश में 130 करोड़ लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को हटा दिया जाए तो बाकी लोगों को सरकार ने अनाज दिया, ये कह रही है सरकार। अगर ये लोग अनाज पा रहे हैं, भूखे नहीं हैं, तो स्वयं की नीति 1000 किलोमीटर की क्यों बना ली? कौन से गांव में वहां उनके विकास की बारिश हुई कि वहां जाकर के बाल्टी में रोपने जा रहे हैं? लोकतंत्र के भीतर जब लोक का सार, अस्तित्व अनुपस्थिति की ओर जाता है, सरकारें ढोंग करने लगती हैं, सरकारें विपदा में हाथ सिकोड़ लेती हैं, सामान्य परिस्थितियों में सत्ता का अधिरोपण करती हैं और विपरीत परिस्थितियों में एक एकात्मक व्यवस्था बना करके जनता से कटने का प्रयास करती हैं, या कट जाती हैं, या उनके इंतजाम कम पड़ जाते हैं, तो हमने पाया कि जनता स्वयं में सरकार बन जाती है, जो अपनी विधायिका होती है, अपनी नीतियां होती हैं, अपना क्रियान्वयन होता है, अपनी साइकिल, अपना पैदल, अपना गांव चल पड़ते। दरभंगा की एक 14 साल की लड़की, मैंने फेसबुक पर उसको शेयर भी किया, गुड़गांव से दरभंगा तक 1200 किलोमीटर की यात्रा खुद 8वीं में पढ़ती साइकिल चला के अपने पिताजी को पीछे बैठा के 7 दिन में दरभंगा गई। ऑन एन एवरेज 250 किलोमीटर रोज उसने साइकिल चलाई। आप कहते हैं कि जनता के लिए जनता द्वारा और जनता पर किया जाने वाला ये जनता पर शासन है। जनता ने स्वयं को शासित किया।
आज सरकारों की मजबूरी है, जनता का साथ चाहिए। तो हमने अब्राहम लिंकन की जो गेटिसबर्ग में जो स्पीच थी उसको थोड़ा सा परिमार्जित कर दिया। मैं तो 1.5 साल पहले ही परिमार्जित किया था, आज के दौर में कुछ ज्यादा ही हो गया कि जनता के द्वारा जनता के लिए, लेकिन जनता प्रशासन नहीं, जनता के साथ शासन। अगर इस लोकतांत्रिक मान्यता को इससे भी ज्यादा विकराल रूप किया गया तो सरकार जैसी व्यवस्थाओं की सिर्फ जरूरत अराजकता को हटाने, वैदेशिक नीति और रक्षा के लिए ही सिमट कर रह जाएगा। विकास तो जनता स्वयं अपने हाथ में ले लेगी और लोकतंत्र की पराकाष्ठा भी यही है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने समाजवादी की बात कही। क्यों है समाजवाद चाहिए? जहां पर सरकार का संसाधनों पर नियंत्रण हो, लेकिन ऐसा नियंत्रण की ट्रेनें बंद कर दीजिए, लोग पैदल जाएं। वो नियंत्रण जन विकास के लिए, वो नियंत्रण लोकतांत्रिकरण के लिए, वो नियंत्रण लोक सशक्तिकरण के लिए, वो नियंत्रण गुड गवर्नेंस के लिए, वो नियंत्रण लोक प्रवर्धित अवधारणा के लिए, और वो नियंत्रण जन केंद्रित लोक कल्याण और संवेदनशीलता के लिए। क्या समझे? संसाधनों पर नियंत्रण जनता में सही बंटवारा पहुंचाने के लिए होता है। संसाधनों पर नियंत्रण का मतलब, समाजवाद का मतलब, समाजवाद का बहुत खुला परिभाषा संविधान में नहीं है, लेकिन जो चीज प्राप्त होती वो मैं बता रहा हूं। उसका पूरा परिप्रेक्ष्य, उसका निहित भाव सिर्फ जनता को खुशियां देना। मुझे नहीं लगता कि पैदल जाने वाले खुश रहे। क्यों? आपको भी यही लगेगा? जनता खुश नहीं थी पैदल जाने में, तो फिर कहां जनता के लिए सरकार हुई? जनता के द्वारा हुई, जनता के लिए नहीं हुई। लेकिन जनता पर शासन जरूर कर रही है। कैसे? डंडे मार के, लाठी मार के, भगा के कर रही है ना। लेकिन उसी में से कुछ लोग स्वयं सरकार बना दिए। ये ठीक नहीं है, ये दीर्घकालिक ठीक नहीं। लिखें, देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाता है। इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। लिखें, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख किया गया। पंथ निरपेक्षता संविधान में जोड़ा गया। सेकुलरिज्म संविधान में जोड़ा गया। इसका तात्पर्य ऐसा राष्ट्र, इसका तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से संबंध, ऐसे राष्ट्र से है जो किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है, बल्कि सभी के साथ समान व्यवहार करता है। यही मतलब है, जो किसी को मान्यता नहीं देता है और सबके साथ समान व्यवहार करता है। जब पहले ही कोई धर्म नहीं था तो यही बात तो थी, लेकिन ये आपने और ला करके संविधान सघन भी कर दिया और दुविधाओं को दूर करके स्पष्ट कर दिया। जी, 25-28 में जाइए, धार्मिक स्वतंत्रता की बात मिलेगी। ठीक है? इसी संशोधन में समाजवाद की अवधारणा भी उभारी गई, जिसका सरोकार आर्थिक न्याय से परिलक्षित होता है, जिसका सरोकार आर्थिक न्याय से परिलक्षित होता है। लिखिए,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अनुपस्थिति में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अनुपस्थिति में संविधान अपने सार से विमुख हो जाएगा, अपने सार से विमुख हो जाएगा। समाजवाद की भी कोई निश्चित परिभाषा संविधान में नहीं है। समाजवाद की भी कोई निश्चित परिभाषा संविधान में नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। यह दोनों प्रकार से उपयोग में है। समाजवादी और लोकतांत्रिक। ठीक है, इसमें भाव यह है कि उत्पादन के साधन राज्यों के हाथ में होते हैं। उत्पादन के साधन राज्यों के हाथ में होते हैं। ठीक है, या उसके नियंत्रण में, या उसके कंट्रोल में। लिखें, प्रस्तावना में उल्लिखित, लाइन बदल, पैरा बदल दीजिए। प्रस्तावना में उल्लिखित अनेक और संदर्भ प्रस्तावना में उल्लिखित अनेक और संदर्भ जैसे बंधुत्व, ठीक है, जैसे बंधुत्व, उपासना को लेकर निहित भाव, अवसर की समता की बात आदि आदि इसके सार को प्रस्तुत करते हैं। इसके सार को प्रस्तुत करते हैं। निहित परिप्रेक्ष्य यह भी है कि सार को प्रस्तुत करते हैं। निहित परिप्रेक्ष्य यह भी है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसके अंदर या इसके अंतर्गत निहित पक्ष या संदर्भित पक्ष और इसके अंतर्गत संदर्भित पक्ष संविधान के सार हैं। जिसकी अनुपस्थिति संविधान को ही चुनौती दे सकता है। जिसकी अनुपस्थिति संविधान को ही चुनौती दे सकता है। ठीक है, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने पहले इसे संविधान का अंग नहीं माना और बाद में अंग ही नहीं अभिन्न अंग माना। अब आइए संविधान के कुछ उन संदर्भों की ओर। कल हमने जैसे चर्चा किया, आलिखित संविधान वगैरह के गुण अवगुण की बातें कही। एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, देश की प्रगति में संविधान कैसे बाधक, एक हेडिंग बनाइए, देश की प्रगति में क्या संविधान
बाधक भी हो सकता है, ऐसा लिखिए। देश की प्रगति में क्या संविधान बाधक भी हो सकता है? हालांकि ये बड़ा निगेटिव क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हम लिखाएंगे, मतलब 2 लाइन 3 लाइन, कहीं पर किसी जमाने में कभी कोई ऐसा सवाल, ऐसा कुछ स्पर्श करने लगे तो आपके माथे पर बल न आए, थोड़ा सा आपकी टहनियों में भी लहरपन हो। लिखित संविधान में संशोधन कठिनता के साथ होते हैं। लिखित संविधान में संशोधन कठिन होते हैं। इसी के चलते लिखित संविधान में, भारत का लिखित संविधान है, लिखित संविधान में संशोधन कठिन होते हैं। इसी के चलते इसे प्रगति में बाधक के रूप में देखा जाता है। गवर्नर ने ऐसे संविधान पर टिप्पणी करते हुए कहा है, गवर्नर ने ऐसे संविधान पर टिप्पणी करते हुए कहा है, क्या कहा है? लिखिए जो कहा है। कहा है कि यह राजनीतिक जीवन और राष्ट्र की प्रगति सिद्धांत को, राजनीतिक जीवन और राष्ट्र के प्रगति सिद्धांत को अनिश्चित काल के लिए एक लेख पत्र में दबाकर भरने का प्रयत्न करता है। एक लेख पत्र में दबाकर भरने का काम करता है। ये कहा गया है कि लिखित संविधान, गवर्नर कहता है, देखो ऐसा होता बच्चा, विकसित संविधान जो होगा ना, विकसित संविधान, बहुत आराम से इसको समझते हुए निकल जाओ। विकसित और लिखित, अगर हम बात करें, अलिखित भी कह सकते हैं, बट हम विकसित से यहां ले रहे हैं। विकसित जो संविधान होते हैं वो एक तो परंपराओं, प्रथाओं, न्यायालयों के निर्णयों को समेटते चले जाते हैं। जो निर्मित या लिखित जो हो गए, निर्मित संविधान, जैसे भारत निर्मित संविधान सभा बनी, उसने बनाया है ना, तो जो निर्मित संविधान होते हैं बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 50, 26 जनवरी 50 को लागू संविधान में इतना क्या बल, क्या इतनी तीव्रता, क्या इतनी दूरदर्शिता निहित थी कि आगामी सैकड़ों वर्षों तक दुनिया में कुछ भी हो, यानी देश में कुछ भी हो, यह संविधान अक्षुण्ण बना रहेगा। हालांकि संविधानविद यह बात नहीं स्वीकार करेंगे। आज भी उनको जिंदा किया जाए, पूछा जाए क्या साहब आपने ऐसा संविधान बनाया कि 100 साल तक कुछ भी न किया जाए तो चलेगा? उन्होंने नहीं 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 भाई, हम इतने भी दूरदर्शी नहीं रहे। 368 आर्टिकल में आपको प्रोविजन दिया हूं, कुछ मुद्दों पर हमने कठिनाई पैदा की है, बाकी तो साधारण बहुमत से कर लो संशोधन यार। कहने का मतलब वो अपनी साफगोही के साथ आपको समझा देंगे कि, लेकिन जो गवर्नर का मत है, गवर्नर कहता है कि जो लिखित संविधान होते हैं, जो निर्मित टाइप के संविधान होते हैं, वह एक प्रकार से लेख पत्र में दबा करके बहुत सारी बातें कह दी जाती, जो वक्त के साथ डिमांड के हिसाब से अगर बदलाव करना कठिन हो गया, बदलाव करना कभी कभी कठिन होता, देखते नहीं बहुमत नहीं जुटा पाते, कहते राज्यसभा। अब जैसे महिलाओं का आरक्षण ही है, 33% आरक्षण की बात आप करते हैं कि नहीं करते? आप नहीं दे पा रहे हैं तो कब से आप मांग रहे हैं? अरे भाई जब से मांग रहे हैं तब से लेकर के आज तक के बीच में कितना अन्याय हो चुका है। एक राजनीतिक तौर पर एक अन्याय महिलाओं के साथ, एक तरफ तो आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक राजनीतिक अन्याय करते चले आए, तो उसका लेखा जोखा कौन देगा? और माना उस समय संविधान ऐसे होता, जैसे नरम होता, हाँ भाई ठीक है दे देते हैं, तो दे देते,
तो आज से 2 दशक से कितनी महिलाएं अब तक विधानमंडल में या संसद में आकर के एक अच्छी संवेदनशील पॉलिसीज दे चुकी होती। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी चीजें संविधान में बाधा उत्पन्न कर रही हो। क्यों? सही है कि नहीं? अब देखिए, 26 जनवरी 50 को संविधान लागू हुआ, 70 वर्ष बच्चा हो गया संविधान को लागू। अब इस 70 वर्ष के दौर में हो सकता है कई संशोधन आपने ऐसे करने चाहे होंगे जो वक्त की जरूरत रही होगी, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि संविधान संशोधन कठिन था। यही बात कह रहा था आपका। और तात्कालिक परिस्थितियों में संशोधन का निरूपण या उसका प्रारूपण न होने के कारण क्या उसकी कमियां देश के प्रगति में बाधा नहीं बनी होंगी? संविधान पर कोई लांछन नहीं है, संविधान को प्रगति का रुकावट नहीं, संविधान तो प्रगति का प्रतीक है। लेकिन जिन संविधान विदों ने हमको 368 के तहत इस प्रगति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार संशोधन की बात कही, कहीं राजनीतिक गुटबाजी और खेमेबाजी के कारण कि इतनी योग्यता होती है, नहीं जुटा पाने के कारण वक्त के साथ संविधान में संशोधन न करके संविधान को ही उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और जब संविधान पीछे होगा तो देश आगे नहीं होगा। ठीक है, संविधान पीछे होगा तो देश आगे नहीं होगा। एक चीज आप मुझे बताइए, 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, 1968 में पहली बार लोकपाल लोकायुक्त की चर्चा हुई, 1969 में ओडिशा ने लोकायुक्त का एक्ट पहली बार पारित किया, और महाराष्ट्र ऐसा प्रांत है जिसने लोकायुक्त पहली बार नियुक्त किया। ओडिशा एक्ट पारित किया बट नियुक्ति नहीं किया, उसने नियुक्ति किया एक्ट पारित करके, इसलिए महाराष्ट्र पहले नंबर पे। अब आप जरा मुझे बताइए कि 68 से लेकर कि कितने बार पार्लियामेंट की चौखट से गुजर कर आपने अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद लोकपाल का बिल पारित हुआ कि नहीं? आप 2013 से 14 से अब तक देख, 10 मार्च 2019 बिल पारित हुआ कब? अगर 14 से 19 भी जोड़ लीजिए तो 5 साल के बीच आप देखिए, वैसे 13 में है बट मतलब 5 साल आप लगा लीजिए पीछे, यानी कि लोकपाल की नियुक्ति 10 मार्च 2019 को हुई। वहां से 5 साल पीछे चले जाइए, तब के बिल में, कांग्रेस के टाइम का बिल है, 14 में तो मोदी साहब आ गए थे, उसके पहले का बिल है, इसीलिए 13 बोले। उस समय से आप जरा उस दौर से देखिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप क्या पाते हैं? 5 साल तक एक्ट बनने के बाद लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, और लोग कहते रहे लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, देना चाहिए, वो देना चाहिए, अलग अलग टाइप की कहानी बताते थे। और उस समय देश में आचार संहिता भी लागू थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन, तो हम लोग भी सोच रहे थे यार कैसे नियुक्ति कर सकते हैं। तो उस समय मार्च में उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी साहब, और नियुक्ति क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि नियुक्ति के जो मंडल में जो व्यक्ति होता है उसमें विपक्ष का नेता होता है, और आपको पता है 2014 से हमारे देश में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है, क्योंकि 10% लोकसभा की जो सीट होनी चाहिए वो कांग्रेस होती है मुख्य पार्टी, वो नहीं जीत पाई थी, 44 सीट थी, और 10% 44 से कम है। 44 जो है 10% की तुलना में कम है, इसलिए उनको कैबिनेट का जो दर्जा मिलता है या मान्यता जो प्राप्त पार्टी का, मान्यता जो विपक्ष मिलती है विपक्ष का, वो नहीं मिला। तो चूंकि विपक्ष नहीं था तो नियुक्ति नहीं हो सकी, क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसका विकल्प खोज लो, क्या तुम इसमें लगाए हो, कितनी बार बोला वो, लेकिन आफ्टर ऑल बिना विपक्ष के ही 10 मार्च 2019 को लोकपाल लाया गया ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अच्छा कि आपने संथानम 1962 में के संथानम रिपोर्ट, यानी चीफ जस्टिस साहब इंडिया थे के संथानम साहब, उनके कहने पर आपने सीबीसी लाई, सतर्कता आयोग वगैरह, जो कम भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक, जब आपको पता था
62 में ही पता था कि देश में करप्शन है, नेहरू जी की सरकार। सीबीसी आप लाए 64 लाए कि नहीं, केंद्रीय सतर्कता है। आप वहां से भी यात्रा करिए, नेहरू साहब चले गए और भी लोग आए, सबको पता है। प्रधानमंत्री मोदी साहब भी जीरो टॉलरेंस बोलते रहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इसका मतलब भ्रष्टाचार है तभी तो आप मुक्त कर रहे हैं ना। और 2009 जो यूपीए सरकार का जो सेकंड सेशन था सरकार का, उस भ्रष्टाचार के लिए लोग जानते हैं और उसी भ्रष्टाचार के पर प्रचार करके सरकार की गई थी और इनकी बनी थी। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जब हमारे पास एजेंसी ही नहीं है, भाई सीबीसी कोई न्यायालय है क्या? सीबीआई कोई न्यायालय है क्या? तो 1809 में चले जाइए स्कैंडिनेवियन कंट्री में, वहां पर ओमुंड्समैन की नियुक्ति, ओमुंड्समैन कहीं बोलते हैं कहीं ऐसा ऐसा, ओमुंड्समैन की नियुक्ति 1809 में हुई। 1809 से 2020 के दरमियान अगर आप देखें 19 के, तो 2 साल 11 महीने के, 211 साल के बाद हम लोक आयुक्त लाते हैं, जबकि हम इतिहास में पढ़ते कि ओमुंड्समैन 1809 में था। आप जरा कल्पना करिए कि हम भ्रष्टाचार को जानते हैं, एजेंसी नहीं लाते। तो जिस संविधान ने हमारे संविधान के सत्ताधारियों को ताकत दिया, जब वही अपने ताकत का सही उपयोग नहीं करेंगे तो प्रगति में बाधा बनेगा कि नहीं? और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बाधा, और भ्रष्टाचार को दूर करने की ताकत भी संविधान में है, लेकिन इतनी कठिनाई कि संविधान ही प्रगति का रोड़ा बन गया। संविधान प्रगति का रोड़ा नहीं है। आप ऐसा मत लिखिएगा, आप लिखिएगा कि संविधान नम्य भी है, कठोर भी है, संशोधन कहीं कठिन है कहीं सरल है, लेकिन अगर नीति बनाने वाले की नीति में, नीयत में जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, जन सशक्तिकरण, संवेदनशीलता, लोक कल्याण, जन केंद्रण और खुलापन और सत्यनिष्ठा का अभाव होगा तो संविधान मौन रहेगा। संविधान का कुछ नहीं बिगड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट मौन रहेगा। विकास नहीं होने की दशा आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। राजनीति निर्देशक तत्व को आप कोर्ट में प्रवर्तन के लिए नहीं है। वो आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, लोक कल्याण को स्थापित करता है, बट न्यायालय नहीं जा सकता। बस की सुविधा नहीं होने से आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन नहीं दाखिल कर सकते कि साहब देखिए हमको घर जाना है, बस नहीं चला रही सरकार। नहीं सुनेगा कोर्ट। ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है। युक्ति युक्त परिस्थितियों में सरकार ऐसे निर्णय लेती है, बच जाएगी सरकार यहां, और पब्लिक का कोई सुनवाई नहीं। तो संविधान, लिखित संविधान गार्नर के अनुपात में मैं बता रहा हूं, वैसे आपको नहीं बताना। आपको कहना है कि संविधान लिखित है, तब भी आर्टिकल 368 में उसमें संशोधन के उपाय बताए गए हैं। कुछ परिस्थितियों में कठिन है, बाकी परिस्थितियों में सामान्य है। समझना विधायिका को है कि कब उसे संशोधन करना है, क्योंकि शक्ति उसके पास। राजनीतिक उठापटक हो, क्षेत्रीयता हो, जोड़ तोड़ हो, राजनीतिक मुद्दों को भुनाना हो, ये राजनीतिक दल के लोग इस आधार पर संविधान के कभी कभी उपयोगिता को, प्रासंगिकता को, उपादेयता को कमजोर भी कर सकते हैं। सवाल संशोधन का नहीं है, सवाल संशोधन को सही वक्त पे करने का है। तो ये बात सही है कि जो गार्नर कहना चाह रहा है कि एक लेख पत्र में दबाकर या दबाकर भरने का प्रयत्न तो कर लिया गया, लेकिन अगर उसको खोलने वाले लोग नहीं आएंगे तो यह प्रगति में बाधा का काम करेगा। एक लाइन लिखे, यह ऐसा ही प्रयत्न है जैसा
यह ऐसा ही प्रयत्न है जैसा कि एक व्यक्ति के लिए बिना शरीर और आकार देखे कोट बना देना, बिना शरीर और आकार को देखे कोट बना देना। ऐसे ही कोट जैसे वो रेडीमेड मिलते हैं, निर्मित कोट, ये मान लिया गया कि कोई भी इसको पहन सकता है। एक क्वेश्चन लिखिए, संविधान सभा, संविधान सभा भारतीय भू राजनीतिक परिदृश्य, सिनेरियो बोलते हैं परिदृश्य को, संविधान सभा भारतीय भू राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर सशक्त संविधान बनाया। ने लगा लीजिए, वैसे संविधान सभा ने भारतीय भू राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर सशक्त संविधान बनाया जो परिस्थितियों के साथ लचीले और कठोरता के, लचीले और कठोरता, नम्रता भी बोल सकते हैं, अनम्यता, नम्रता, नम्रता मतलब लचीला, अनम्यता मतलब कठोर, तो चाहे ये शब्द हो चाहे वो शब्द, बात एक ही। फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, दृढ़, रिजिड, कठोर, लचीले और कठोर के गुण भी संग्रहित किए हुए कथन की समीक्षा कीजिए, कथन की समीक्षा कीजिए। ये मैं दूसरा बिंदु बता रहा हूं, एक बिंदु बता चुका है आपको, अब मैं दूसरे में आ रहा हूं, फिर एक तीसरा बताऊंगा, ठीक है? तो सब पहले आ जाओ बच्चा, लिखो। लिखो, संविधान लिखित हो या अलिखित, लिख लीजिए फटाफट। संविधान लिखित हो या अलिखित, अपनी विशेषता है, उसकी अपनी विशेषता है, ठीक है? लचीला तथा कठोर संविधान एक ही संविधान के दो पक्ष हैं, दो संविधान नहीं है बच्चा ये। अगर लचीला है और कठोर है तो ये भारतीय संविधान के ही दो भाग हैं, दो बिंदु हैं। लचीला है या कठोर है, एक ही संविधान की दो विशिष्टता है ये, ठीक है? यदि किसी देश में संवैधानिक तथा साधारण कानूनों में अंतर नहीं है, यदि किसी देश में संवैधानिक तथा साधारण कानूनों में अंतर नहीं है, ठीक है, और वहां पर दोनों का संशोधन और बनाना एक ही तरीका है, बनाने का एक ही तरीका है, तो इसे लचीला संविधान कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? संविधान लचीला। अगर किसी देश में संवैधानिक जो मतलब संविधान और साधारण कानून बनाना या उसका संशोधन करना मतलब एक जैसा ही है, तो वहां पर लचीला कानून हो जाएगा, लचीला संविधान कहेंगे। कठोर संविधान ऐसे देशों में प्रचलित हैं, कठोर संविधान ऐसे देशों में प्रचलित हैं जहां संवैधानिक और
साधारण कानून में अंतर पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया सी बात बता दी आपको, सरल नम्र ये है और कठोर ये है, अंतर पाया जाता है। संवैधानिक और साधारण कानून में अंतर पाया जाता है। ठीक ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है। ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि यहां संविधान और साधारण कानून में अंतर नहीं है। डायसी कहता है, डायसी सुने हैं कि नहीं, जो कानून का शासन की बात करता है। डायसी कहता है कि संसद किसी भी कानून को एक ही तरीके से बना और बदल सकता है। संसद किसी भी कानून को एक ही तरीके से या एक ही प्रकार से बना और बदल सकता है, चाहे वह साधारण हो या संवैधानिक हो। चाहे साधारण हो या संवैधानिक। लाइन बदल के लिखिए, गार्नर इसका अंतर बताता है। लचीला संविधान वह है, गार्नर इसका अंतर बताता है। क्या कहता है? लचीला संविधान वह है जिसकी शक्ति और सत्ता साधारण कानून से अधिक नहीं है। जिसकी शक्ति और सत्ता साधारण कानून से अधिक नहीं है। जबकि कठोर वह है जहां संविधान ही सर्वोच्च होता है। जहां संविधान सर्वोच्च होता है और यह एक पवित्र लेख माना जाता है। क्लियर हो गए हैं? भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां पर भारत कठोर के संविधान की दृष्टि से देखेंगे तो कठोर है, लेकिन नम्रता के भी लक्षण हैं। कब हैं वो बताऊंगा। ये क्लियर, भारत यहां उदाहरण दे सकते हैं इस मामले में। लाइन बदलें, लिखें, जो भिन्न स्रोत से उत्पन्न होता है और संशोधन भिन्न तरीके से होता है, वह कठोर संविधान है। भिन्न तरीके से होता है। लिखें, भारत को दोनों का समुच्चय माना जाता है, है ना, क्योंकि उसमें नम्रता के साथ अनम्रता का पुट है। लेकिन क्योंकि उसमें नम्रता के साथ अनम्रता का पुट है, यानी कि नरम के साथ कड़े का पुट है, लेकिन इटली हो, फ्रांस हो, डेनमार्क हो, उदाहरण लिख लीजिए, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जापान, ये कठोर कानून की संज्ञा में आते हैं। इसमें अमेरिका सबसे कठोर है। अब सुन लीजिए, सबसे लचीला है इंग्लैंड, सबसे कठोर है अमेरिका। कठोर और भी हैं जो बताया,
और कठोर के साथ नम्य है भारत। ठीक, लाइन बदले। अमेरिका का डॉक्यूमेंट्स यानी प्रलेख, संविधान को सबसे श्रेष्ठ माना गया। अमेरिका में संविधान को सबसे श्रेष्ठ प्रलेख माना जाता है, यानी श्रेष्ठ राजपत्र माना जाता है या प्रलेख माना जाता है, डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। यहां संविधान के विरुद्ध कोई कानून नहीं बन सकता। यहां भी उच्चतम न्यायालय संरक्षक होती है। और एक चीज और भी बता दें, उच्चतम न्यायालय ने, अमेरिका का उच्चतम न्यायालय ही ने कहा था, क्या समझे, उच्चतम न्यायालय जब 1800 के, मैंने आपको न्यायिक पुनर्विलोकन का जिक्र किया होगा, तो उच्चतम न्यायालय कि भैया कौन करेगा, साफ सी बात है उच्चतम न्यायालय करेगा संविधान का संरक्षण। और आप न्यायिक पुनर्विलोकन ना भी लिखें तब भी अधिकार हमारे अंदर है, ये भारत का उच्चतम न्यायालय भी बोल चुका है। नहीं लिखते 13 और तब भी ये शक्ति हमारे पास है। कहां, कैसे करना होता है। संविधान का संरक्षक अपने संविधान के संरक्षण के लिए कुछ शक्तियां स्वयं, क्या समझे, एडम जो था वो 1800 में राष्ट्रपति था सर। वो फेडरल इलेक्शन जब हुआ वहां पर तो वो चुनाव हार गया, लेकिन बहुत सारे फेडरलिस्टों को उसने जीसस में अपॉइंट कर दिया, ऐसे 42 लोगों को कर दिया था, जस्टिस का एक ग्रुप जो होता है। तो ये हुआ कि हारा हुआ राष्ट्रपति कैसे अपॉइंट कर सकता। तो इस मामले को लेकर के परमादेश, एक जो आप अधिकार जानते हैं ना, 5 रीटें जो कोर्ट जारी कर, वहां के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया अमेरिका का। तब वहां पर ये मामला जब आया तो ये देखा गया कि जुडिशियल रिव्यू का पावर तो संविधान में परिभाषित ही नहीं है अमेरिका। तो वहां से, इस एग्जाम्पल से वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया स्वयं। न्यायिक पुनर्विलोकन एक प्रकार से वहां से, क्योंकि वहां पर ऐसा हुआ, 3 चीजें थी, 3 बातों को पर वो सुनवाई कर सकता था परमादेश के तहत, ये चौथा मामला था। तो इसका अधिकार ही नहीं बन रहा था सुप्रीम कोर्ट का। जैसे बच्चा मैच फिक्सिंग पर कोई कानून ही ना बनाइए तो कोर्ट में जाएंगे तो वो किस कानून के तहत सुनेगा ना। तो उसमें धोखाधड़ी, फलाना ढिमका, कुछ न कुछ ऐसा दिख सकता है कहीं। खैर, तो वहां 3 जो मुद्दे थे जिस पर परमादेश आप ला सकते थे, वो चौथा मामला था। लेकिन मामला तो था गंभीर, तो उसने अपना रुख कड़ा करके एक जुडिशियल रिव्यू की पावर जैसे स्वयं ग्रहण की। समझे ना। तो हमारा जो संविधान है बहुत क्लियरिटी दिया, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे दुनिया के जो संविधान थे परिस्थितियों के साथ थोड़े कमजोर हो रहे थे, कुछ में स्पष्टता नहीं थी, कुछ ने वक्त के साथ ऐसे ही छोड़ दिया होगा। जैसे एक उदाहरण में दे, आर्टिकल 370, आप इसको 370 के बारे में सुनेंगे ना कैसे लगाया गया था, तो आपको लगेगा अच्छा ऐसे ही बड़े नॉर्मल ढंग से कह दिया गया, और कितना तूफान हुआ इसमें कि आपको 70 साल लग गए उसको हटाने में। तो कई चीजें अगर क्लियर नहीं हो ना तो ये मुश्किलें खड़ी कर देती। 370 पर जो क्लैरिटी थी, अगर
उसमें कहीं ना कहीं 35 से और क्या क्या डाल के हम लोग भी बहुत लिखे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सरकार ने हटाया, सब ठीक है, अपना हो गया। बट मतलब ये बड़े मन से लाया गया विषय नहीं था। उस समय तो लगा यार टाइम नहीं है, ठीक है इसको ऐसे कर देते। तो कुछ चीजें जैसे क्लैरिटी नहीं होती तो बात के लिए नासूर बन जाती। वैसे ही मैं बता रहा हूं, बहुत सारे देश के संविधानों में क्लैरिटी नहीं थी, तो मुश्किलों के साथ बड़े मुश्किल खड़े कर देते थे। भारत ये देख चुका था। भारत उस दौर की सभी परिस्थितियों का अध्ययन किया था। नहीं नहीं, मुश्किल में संविधान रास्ता दे, मुश्किल में संविधान रास्ता और चौड़ा दे, मुश्किल में संविधान में इतनी स्पष्टता डाल दो कि एक एक पाई का हिसाब मिले, कहीं से कोई खतरा ना उत्पन्न। हमारे संविधान विदों ने वक्त लिया, बड़ा संविधान बना है, लेकिन वो टकाटक चलने वाला संविधान। लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षक माना, और आगे लिखिए, भारत का संविधान ना तो इतना लचीला है कि उसको ब्रिटेन की तरह कहें, और ना ही कितना कठोर कि उसे अमेरिका की तरह कहें। आप समझे कि नहीं? इतना लचीला भी नहीं कि ब्रिटेन की तरह कह दें, और इतना कठोर नहीं कि अमेरिका की तरह कह दें, अपितु या वरन बल्कि यह दोनों के बीच है। यानी कि इंग्लैंड से नमनीयता में ऊपर है, इतना भी नरम नहीं, और अमेरिका से कठोरता में नीचे है, इतना भी कठोर नहीं। समझ गए हैं? लिखेगा, अमेरिका के संविधान में अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रविधि लिखें, और ब्रिटेन के संविधान में संशोधन की विधि में मूलभूत अंतर। क्या समझे? हमने आपको लिखा है, लिखित संविधान है, सुप्रीम कोर्ट खेलता है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ही शक्ति देता है, और सुप्रीम कोर्ट खेलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक नियमबद्ध आज्ञाकारी संस्था के तौर पर अपने आदेशों का परिपालन कराता है, संविधान सम्मत। अब आइए हेडिंग में चलेंगे। लिखें, लचीले संविधान के गुण, एक हेडिंग बना लीजिए, कुछ पॉइंट दे देते हैं, आप शब्द भर लेंगे। इतने से समझ में आ गया, आप शब्द भर लेंगे, फिर ऐसे कठोर संविधान के गुण बता देंगे, आप भर लेंगे, फिर कुछ किताब भी पढ़ लेंगे, बात बराबर हो जाएगी। लिखिए, आंतरिक विद्रोह तथा क्रांति से रक्षा देता है। आंतरिक विद्रोह तथा क्रांति से रक्षा देता है। अनुकूलता, लचीला संबंध क्या करेगा? अनुकूलता, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे कर लेगा। इंग्लैंड में यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्यों ज्यों राष्ट्र प्रौढ़ की ओर जाता है, त्यों त्यों यह भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे राष्ट्र प्रौढ़ की ओर जाएगा, कल चर्चा किया होगा, वैसे वैसे यह भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आंतरिक विद्रोह के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लिया जाता है, अनुकूलता पाई जाती है, प्रौढ़ावस्था के साथ साथ इसकी भी विशालता है, इसके अंदर भी उसी तरीके से संदर्भ निहित होते जाते हैं, ये लचीलेपन में पाया जाता है। जैसे मैं, अगर हमारे संविधान में लचीलापन का पुट है,
तो 1950 से अब तक में संविधान में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज के कारण भी चीजें जुड़ती चली गई। आगे लिखिए कि लचीले संविधान में दोष क्या है। दोष ये होता है कि अस्थिरता होती है इसमें। लिखिए पहला, अस्थिरता होती है। न्यायाधीशों के हाथ का संविधान खिलौना हो सकता है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों के हाथ का संविधान ऐसे में खिलौना हो जाता है। ठीक है। अस्पष्ट तथा अनिश्चित होने का संदर्भ रहता है, अस्पष्ट तथा अनिश्चित होने का। और राजनीतिक दृष्टि से अशिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उपयुक्त नहीं है। और भारत के संविधान में देखिए ये उपयुक्तता है। हमारे यहाँ गैर पढ़े लिखे लोग भी पार्लियामेंटियन होते, मिनिस्टर हो सकते हैं, ये भावना है। लिखें कठोरता के गुण क्या हैं। कठोरता के क्या गुण हैं इसमें लिखिएगा। अगर संविधान कठोर है तब क्या गुण होंगे। कठोर संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं, ठीक है ना। यानी सरकार को पूरा मौका नहीं है, आपको एक दायरे में सीमित भी रखा जा सकता है। कठोर संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करते, यानी कि असीमित होने पर किसको खतरा होता है, जनता को। प्रजातंत्र में सरकारें असीमित हो जाएंगी तो सरकारें निरंकुश होंगी, और निरंकुश सरकारें जनता का अहित करती हैं। आगे है, कठोर संविधान स्पष्ट और निश्चित होते हैं। फायदा है ना सबका। हमारे देश की जनता यार 36 करोड़ की जनसंख्या थी 1951 में, 18.33% लोग साक्षर थे, 85% लोग ग्रामीण थे। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पता नहीं भाषा, सब में बटे हुए थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन जब वापस हुआ तो जेल गए। उसके बाद जब जेल से बीमारी से छूट के आए तो क्या किए, साफ सफाई में लग गए, स्वच्छता अभियान में लग गए कि नहीं। 1922 में गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था कि नहीं देखा। जब भारत गांव में है रजू तो सपना कहां का देखोगे यार। आर्टिकल 40 में जब संविधान बना तो नीति निर्देशक तत्व के भीतर पंचायत की बात कही गई कि नहीं। 243 में देखिए, फिर 1992 के संविधान संशोधन में 73वां देखिए, उसके पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो अक्टूबर 1952 को क्यों नहीं देखते। जब उसकी विफलता हुई तो उस समय की परिस्थिति में, हाँ, उस समय की परिस्थिति, जब उसकी विफलता हुई तो उस समय की परिस्थिति में क्या हुआ। उस समय की परिस्थिति बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट और 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से फिर पंचायत, इसमें किसका दर्शन है भाई, गांव का दर्शन है, गांव की समृद्धि है और गांधी का दर्शन है। तो गांधी जी ने तो देखा ना, छूत अछूत को देखा, ऊंच नीच को देखा और दुनिया भर का विवाद और भेद देखा। तो गांधी जानते थे कि जिस भारत में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पुख्ता कर रहे हैं, जिस औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, वह भारत कई वर्गों में बटा हुआ है। अगर इनको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे, इनकी शिक्षा को लेकर, इनकी चिकित्सा को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर, इनके भीतर के आत्मसम्मान को लेकर, इनके अंदर की सत्य और अहिंसा को जगाकर, इनके ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त करके, काले गोरों के संदर्भों को समझाकर अगर इनको आगे नहीं लेके जाएंगे तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की खोखली नींव पे खड़े होंगे और हमें आजादी नसीब नहीं होगी। और उन्होंने सब जब कर पाने में काफी हद तक सक्षम रहे तो आजादी भी मिली और गांधी भी दिखे। गांधी जी 30 जनवरी 1948 को उनका देहांत हुआ। आप कल्पना करिए
कि जिस गांधी जी का हथियार क्या था? गांधी का हथियार सफाई था, गांधी का हथियार स्वच्छता था, गांधी का हथियार सत्य और अहिंसा था। और गांधी जी का हथियार क्या था? भूख, उपवास, बात मनवाने के लिए साधारण और सामान्य तरीके, और देश की एकता और अखंडता जैसे हमें चाहिए वैसे लोगों की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने ऊंच नीच फलाना ढिमका सबको काम करने का काम किया। दांडी मार्च को देखिए, चला था अकेले जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। अगर लोगों ने दातून लेकर के सुबह सुबह भोर में लोटा से कुल्ला कर रहे होंगे ना, तो उस समय पता होगा कि बापू जा रहे हैं अरे नमक कानून तोड़ने, तो उसने अपना गमछा लिया होगा और अपनी पत्नी को लोटा पकड़ा के कहा होगा कि 4-6 दिन हम नहीं आएंगे, हम भी जा रहे हैं गांधी जी के पीछे। क्योंकि गांधी के पीछे जाने पे एक गारंटी थी, और वो गारंटी ये थी कि वो लौट के घर आएगा जरूर। तो गांधी के आंदोलन की एक बड़ी ताकत ये थी कि जिंदा रहने की गारंटी वहां थी, और कोई ऊंच नीच नहीं, आत्मसम्मान, सत्य, अहिंसा। अरे यार वो तो बिल्कुल चौतरफा एक प्रयोगशाला थी जीवन धारा की। वो जीवन धारा यहाँ पे झलकता है। और अगर सरकारें गैर सीमित बना दिया संविधानविदों ने, असीमित हो गई, निरंकुश हो गई, सब मटिया मीट हो जाए। अरे सरकारें तो आती जाती रही, देश रहना चाहिए। क्या समझे? आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको अच्छा देश छोड़ के जाना चाहिए, वरना ये पीढ़ियां हमको कोसेंगी। हमारी एक किताब का टाइटल है विमर्श की प्रतीक्षा में। उसमें कई चीजें अभी हम जोड़ रहे हैं, विमर्श की प्रतीक्षा में। हमने कहा जैसे हम नेहरू और गांधी के बारे में पढ़ते हैं, उनको जिंदा तो देखे नहीं, बारे में पढ़ते हैं और पढ़ करके विमर्श करते हैं। कई लोग आने वाली पीढ़ियां हमको जानेंगे ही नहीं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अपने हिस्से का भारत को मजबूत करके छोड़ना है ना यार। और अगर कुछ लिपिबद्ध हो गया, एक दो विद्यार्थी भी कभी किसी जमाने में पढ़ लिया, तो चाहे 100 साल बाद पढ़े, अगर हम कुछ लिपिबद्ध करके गए होंगे तो विमर्श की प्रतीक्षा। भले ही आने वाले कुछ वर्षों में इस दुनिया में न रहें, लेकिन आने वाले सैकड़ों वर्षों में कोई तो ऐसा आएगा जो मेरी कही गई बात, मेरी लिखी गई बात को भी आजमाएगा। होगा 100 साल 200 साल बाद, बट विमर्श की प्रतीक्षा। क्या समझे? कितनी बड़ी उम्मीद है। और जरा सोचिए कि बेहतर नहीं सोचेंगे, बेहतर नहीं करेंगे और बेहतर भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ हम लोगों को कोसेंगी। अरे आए हो, खाओ पियो, रहो, निकल लो, यही सब किए हैं। सिकंदर भी यही किया, अकबर भी यही किए, और भी लोग यही करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा छोड़ के जाओ कि विमर्श का मुद्दा बन जाए। कम से कम एक बार तो नजर पड़े। क्यों? लेखक तो बहुत आए, नर हो न निराश करो। हम नहीं जानते मैथिली शरण गुप्त ने किस पेड़ के नीचे बैठकर ये लिखा था, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो तार थोड़े से झंझना जाते हैं। क्या समझे? जब गोदान पढ़ते हैं तो स्नायु तंतुओं में कहीं ना कहीं कृत्य होने लगता है। इसलिए नहीं, विमर्श तो हो रहा है ना, होगा विमर्श। अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत, अपना ओपिनियन, अपना विचार, अपने हिस्से का भारत। इसीलिए मैं बोलता हूं हर व्यक्ति में थोड़ा स्वामी विवेकानंद भी हैं, थोड़े गांधी भी हैं। हर व्यक्ति में हर है। जैसे लॉ कहता है कि हर व्यक्ति जो है अपराधी है, हर व्यक्ति में अपराध होता है। अपराध करे तो अपराध दिख जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं दिखेगा, बट होता जरूर है। उसी तर्ज पे मैं कह रहा हूं, आपके अंदर गांधी हैं, आपके अंदर स्वामी विवेकानंद। अब आप गांधी बनने की जगह अगर है, बन जाइए तो गांधी दिख जाएगा। 10%, 20%, 15%, 12%, कुछ तो दिखेगा यार। क्या समझे? तो इसलिए संदेह जाता है
स्वयं पर कि क्या मैं भी गांधी हूं, क्या मैं भी स्वामी विवेकानंद हूं, क्या मैं भी एक अच्छा भारत बना सकता हूं, क्या संदेह गहराता है स्वयं पर। लगता है क्यों नहीं, इतना सही सही, इतने हिस्से में ही सही। मैंने मजदूरों पर एक लेख लिखा, बहुत सारे लोग हमको एक बार फेसबुक पे बहुत टिप्पणी की कि आपके लेख की प्रतीक्षा रहे। राजस्थान पत्रिका वगैरह अच्छे अखबारों में छपा, उसको कौन पढ़ा नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने लिख करके अपनी जो समझ थी, या यूं कहा जाए अपनी जो इस समस्या के प्रति जो अकुलाहट थी, उस हिस्से की इतनी जिम्मेदारी ही सही निभाया तो इतनी। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसी तरह हमारे संविधान विदों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। हमारी बारी है, लेकिन असीमित ताकत किसी को नहीं। मोदी जी चाहे 500 सीट पा जाएं, ताकत असीमित नहीं हो जाएगी। जब लोग सीटों के आधार पर अपना ताकत बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो संविधान सीधा बता देता है कि भैया मेरिट तो 272 की ही थी, आप भले ही 400 सीट पाए, लेकिन आप निरंकुश नहीं हो सकते, क्योंकि संविधान ने मेरिट की बात की है, डीमेरिट की बात नहीं की है। मेरिट 272 है, 500 भी अगर है तो आप में डीमेरिट नहीं आ सकती। आफ्टर ऑल संविधान जनोन्मुख है, जनता का संविधान है। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि आया था उस जमाने में, तब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। 10 लाख में एक प्रतिनिधि। 70 साल के बाद आज 13, 14, 15 लाख लोगों के बीच से एक पार्लियामेंटियन आ रहा है। 15-20 भी कहीं होगा इतने सालों में। एक प्रतिनिधि अगर 10 लाख पे आया है, तो आज के दौर में 3-4 पार्लियामेंटियन के बराबर एक प्रतिनिधि था। समझ गए ना बात को। संविधान की जब बात आए तो स्नायु तंतुओं को, रोंगटे को खड़ा कर दिया करो, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। विधायिका नष्ट कर सकती है देश को, कार्यपालिका नष्ट कर सकती है, लेकिन एक चीज है जो देश को बचा सकता है, और उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का नमक खाता है ना, तो नमक अदा भी करता है। बाकी नमक खा के नमक अदा करेंगे ये संदेह है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पर संदेह नहीं। वो जिस थाली में खाता है उस थाली को शीशे की तरह चमकाता है। जहां से शक्ति पाया उसे ही शक्तिशाली बनाता है, बाकी पर भरोसा नहीं। बाकी सब राजनीति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर संविधान स्थायी होते हैं। लिखिए, कठोर संविधान स्थायी होते हैं। यह शासक वर्ग का खिलौना नहीं बन सकता। देखिए, यह शासक वर्ग का खिलौना नहीं बन सकता। यह सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक हो, महिला हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी की अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार देता है। और जन सशक्तिकरण के सारे उपाय देता है। जन सशक्तिकरण के सारे उपाय देता है। अब लिखिए इसका दोष, अवगुण। इसको लिखिए, इसको परिवर्तन समय के अनुसार आसानी से कर पाना संभव नहीं होता। इसमें परिवर्तन समय के अनुसार आसानी से कर पाना संभव नहीं होता है। ठीक। कठोर संविधान नए राष्ट्रों के लिए विकास का बाधा हो सकता है। नए राष्ट्रों के,
भारत संघात्मक के साथ एकात्मक भी है। लिखें, भारत संघात्मक के साथ एकात्मक भी है और कठोर के साथ नरम भी है। यहां उच्चतम न्यायालय के पास अधिक शक्ति होती है। यहां उच्चतम न्यायालय के पास अधिक शक्ति है। ठीक है, आगे लिखिएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक आधार होने की संभावना से यह राजनीतिक आधार पर होने की संभावना से भी यह कुछ हद तक संभावी रहता है। लास्ट में लाइन लिखें, लचीले और कठोर संविधान के गुण और दोषों को देखकर कह सकते हैं, समीक्षा करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, लचीले और कठोर संविधान के गुण दोषों को देखकर कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार संघ की शक्ति को बड़ा किया गया है, संघ की शक्ति को बड़ा किया गया है और संशोधन के नियम को तुलनात्मक सशक्त किया गया है, ऐसे में लचीले की अपेक्षा कठोरता के गुण अधिक हैं। और ऐसा आने वाले समय की उपयोगिता को ध्यान में रखकर किया गया। आने वाले समय की उपयोगिता को ध्यान में रखकर किया गया तथा सत्ता निरंकुश ना हो, जनतंत्र हाशिए पर ना हो, सत्ता निरंकुश ना हो, जनतंत्र हाशिए पर ना हो, सरकारें जन केंद्रित और संवेदनशील हो, इसे ध्यान में रखकर किया गया हो, इसे ध्यान में रखकर किया गया है। लिखें, संविधान कठोर हो या नरम, यह राजकाज चलाने की एक नियमावली है। कठोर हो या नरम, यह राजकाज चलाने की एक नियमावली है और देश की प्रगति का प्रतीक है, और देश की प्रगति का प्रतीक है। भारतीय संविधान दुनिया का बृहत संविधान, विशिष्ट और विशेष संविधान के अलावा, विशिष्ट और विशेष संविधान के अलावा लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वाधिक शक्ति रखता है। साथ ही लचीले और कठोरता के समागम के चलते, लचीले और कठोरता के समागम के चलते यह कहीं अधिक स्वभाव और प्रवृत्ति में स्वीकार्यता को भी प्राप्त किए हुए, स्वीकार्यता को भी प्राप्त किए हुए। तो ये बेटा आज का विषय था। विषय पूरा 3 लेना था, 1 नहीं ले पाया हूं, वो कल में मैं लूंगा।